बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए मेरा ये लेक्चर है वीक 11 का। इसमें ऑनलाइन क्लास में भी मैं बात कर चुका हूँ। जो टॉपिक हमारे जो है वो कवर होने वाले थे पीएच कैलकुलेशंस के बाद हमारी बात होनी थी इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इंडिकेटर्स में मैंने जो आपको ऑनलाइन में बात बताई थी हमने उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सोल्यूशन। यानी कोई अगर किसी सोल्यूशन की नेचर आपने बतानी है, या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा, उसकी इस नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है लिटमस पेपर। आपको पता है लिटमस पेपर जो है, जब आप प्रैक्टिकल रेगुलर क्लासेस होंगे तो आपको लैब में मैं ले जाऊंगा और लैब में आपको वो सारे प्रैक्टिकल्स करवा के आपको पता चलेगा कि लिटमस पेपर कैसे यूज़ होता है। सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दुआ करें कि जल्द आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो बहरहाल ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिटमस पेपर जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। जिस तरह पल पेपर होता है उसी तरह ये पेपर टाइप ही होता है, लेकिन ये 2 कलर का होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है और 2 कलर का होता है। एक इसमें रेड कलर का होता है और एक इसमें ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो रेड कलर जो है वो आपको 7 से 14 pH वाले जो होते हैं, 7 से अबव pH यानी 8 से 14 तक वाले जो हैं वो आपको बेस सोल्यूशन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बताएंगे। जबकि 0 से लेके 7 तक जो है वो आपको जो ब्लू वाले हैं वो एसिडिक जो सोल्यूशन होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। यानी ब्लू को जो रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड है, और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेस है। और उनकी पीएच जो है वो 7 के ऊपर आकर न्यूट्रल हो जाती है। 7 से बिलो पे जो है वो सारे के सारे एसिड होते हैं, और 7 से अबव पे सारे के सारे बेस होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। इसमें हमने जो है वो आपको जो याद करना है, जो मार्क करना है, वो सारी मैं आपको बुक से इसके बाद बता देता हूँ। उसके बाद हमने जो बात करनी है वो सेकंड है इंडिकेटर, वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का एक पाउडर होता है, एक केमिकल होता है। थोड़े से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये सॉलिड फॉर्म में जो है क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है। ये मिथाइल ऑरेंज को आप यूज़ करते हैं कि ये जो पीएच है 0 से लेके 4 तक ये कोई भी कलर चेंज नहीं बताता, लेकिन 5 से लेके 14 तक ये कलर जो पिंकिश रेड होता है वो कलर ये चेंज कर देता है। ठीक है, तो यानी अगर जिनकी पीएच 0 से 4 तक है वहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज पेपर भी होता है और मिथाइल ऑरेंज केमिकल भी होता है। दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन में डालेंगे इसको केमिकल को तो सोल्यूशन का कलर चेंज करेगा, और अगर आप पेपर डालेंगे तो पेपर का कलर 5 to 14 वाले जितने भी पीएच के सोल्यूशन होंगे उनका कलर चेंज करेगा। उसके बाद आ जाता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है ये एक पाउडर है। ये फिनोफ्थलीन पाउडर भी यूज़ करते हैं हम। फिनोफ्थलीन पाउडर जो है ये पीएच 0 से लेके 9 तक ये कोई कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस ये रहता है। अगर जो सोल्यूशन जिनकी पीएच 0 से 9 तक है उनके अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन 9 से अबव वाले जो हैं 10 से लेके 14 तक इनके कलर्स को वो चेंज कर देता है रेड कलर में। ठीक है, तो ये जो फिनोफ्थलीन पाउडर है इसकी पीएच आपने याद रखनी है। जहाँ पे ये कलरलेस रहता है यानी सोल्यूशन को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। अगर कलरलेस रहेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एसिडिक ही हो, लेकिन पीएच की वैल्यू हमें ज़रूर यहाँ से पता चल जाती है कि पीएच की वैल्यू 10 से 14 इसमें जो है वो वेरी कर रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने जो इंडिकेटर जो देखना है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो है एक यूनिवर्सल सैम्पल पेपर होता है, और एक जो है यूनिवर्सल का जनरल एक जो रेगुलर बेसिस पे आप पेपर यूज़ करते हैं वो येलोइश वाइट कलर का होता है। ये सैम्पल पेपर जो है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं हर पीएच के ऊपर।
ठीक है, यानी 0 से लेके 14 तक। ये ज़रूरी नहीं है सारे 14 तक ही हो, मैंने बस जस्ट आपको समझाया है कि अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, हर एक पे कलर जो है, अगर इधर रेड है तो इधर ब्लू होगा, इधर ग्रीन होगा, इधर येलो होगा, इधर पिंक होगा। यानी इस तरह से हर पेज के ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं। ये एक सैम्पल पेपर बना होगा आपके पास यूनिवर्सल का, और एक पेपर ऐसा होगा जो लिटमस पेपर की तरह होगा और वो येलोइश वाइट कलर का होगा। इसको आप सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप करेंगे। जब आप इसको डिप करेंगे तो इसका कलर जो चेंज होगा, इस कलर को आप जो है मैच करेंगे। लेट्स सपोज इसमें येलो कलर आता है, तो वो येलो कलर आप मैच करेंगे तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो 4 आ जाएगी। यानी पीएच फाइंड करने के लिए आप इसके कलर को मैच करेंगे सैंपल के साथ, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। इसके बाद जो आपने यूज़ करना है, पीएच मीटर यूज़ करना है। पीएच मीटर जो है एक रॉड होता है उसमें, और एक रॉड के साथ जो है, इस रॉड के साथ एक वायर अटैच होती है, वो एक गेज के साथ अटैच होती है। ठीक है, इस गेज के अंदर जो है स्केल बना होता है पीएच का, और इसके साथ नीडल लगी होती है। इसका काम ये होता है कि आपने इस रॉड को एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। जब आप डिप करेंगे तो इसके अंदर मूवमेंट होगी नीडल की। ये जो नीडल की मूवमेंट आपको इधर से रीडिंग बता देती है कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। ठीक हो गया, ये इसकी थोड़ी सी वर्किंग थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये आपने जो है वो बुक से इनको मैं मार्क करा देता हूँ। आपने बुक से इनके जो जितना याद करना है वो आपने क्वेश्चंस बना के उनको याद भी करना है और लिखना भी है अपनी नोटबुक के ऊपर। जैसे इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। और लिटमस की बात है, इट इज़ रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ये आपने एमसीक्यू के लिए ये टेबल बस याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज अपनी पीएच चेंज करता है 4 के ऊपर, लिटमस जो है वो 7 पे, और फिनाफ्थलीन जो है वो 9 पे चेंज करता है। ये बस आपने याद रखना है, कलर्स भी याद रखने हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसकी वर्किंग है, हाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के साथ आपने बताना है कलर चार्ट के साथ कंपेयर करके, ये कलर चार्ट है। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ आएगा। इसी तरह पीएच मीटर के बारे में आपने बताना है, हाउ पीएच मीटर वर्क्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसकी वायर है और इसको डिप करते हैं और यहाँ पे ये मूवमेंट होती है, गेज होती है, जिससे आपको पता लगता है कि कैसे ये नीडल मूव करती है। इसके बाद हमने बात करनी है सार्ट्स के बारे में। सार्ट्स क्या होते हैं? सार्ट्स की 2 तरह से डेफिनेशन है, यानी आप 2 तरह से इनको डिफाइन करते हैं। सार्ट्स आर डिफाइंड एज विच कंसिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, मतलब बेस कैटायन होता है इनके अंदर, और दूसरा आप इसके अंदर बात करेंगे एसिड रेडिकल। जो एसिड रेडिकल होता है ये एसिड एनाइन पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो क्या? एक इस तरह से डिफाइन करते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी होती है कि साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, साल्ट्स आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। इन दोनों को अब मैं आपको एक ही रिएक्शन से आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक बेस है NaOH और एक एसिड है HCl। इन दोनों को मिला के हमारे पास जो है NaCl बनता है और साथ में वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक हो गया, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी यहाँ पे एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो इस रिएक्शन के अंदर हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक हो गया, ये तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने सिंपल ये डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है पिछले टॉपिक में। अब बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल का क्या मतलब है कि बेस की तरफ से आने वाला जो आयन है वो बेस कैटायन कहलाता है। क्लियर हो गया। और अगर एसिड की तरफ से देखें तो यहाँ से हमारे पास Cl आ रहा है साल्ट के अंदर, ये एसिड एनाइन कहलाता है। इसलिए आप इसको डिफाइन करते हैं कि साल्ट्स कंसिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल बेस कैटायन एंड एसिड रेडिकल एसिड एनाइन।
तो इस तरह से आपको ये साल्ट मिलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप साल्ट के बेस कटायन और एसिड एनाइन को मिलाएंगे तो आपको साल्ट ही मिलेगा। अब आप मेटल से भी सॉल्ट्स बना सकते हैं। किसी भी मेटल को, लेट्स सपोज सिल्वर है, सिल्वर को आप एसिड एक ले लें, एसिटिक एसिड को मेटल के साथ, सिल्वर मेटल के साथ अटैच करें तो सिंपली आपको सिल्वर एसीटेट साल्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप सोडियम मेटल लेते हैं और H2CO3 के साथ अटैच करते हैं, कार्बोनिक एसिड है ये, इसके साथ अटैच करेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3। मैं ये इक्वेशन नहीं बना रहा, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि मेटल्स को जब एसिड्स के साथ अटैच करें तो एसिड्स के साथ जो कार्बोनेट्स होते हैं या एसिटेट आयन होते हैं वो इन मेटल्स के साल्ट्स बनाते हैं। इसी तरह अगर कैल्शियम लें तो कैल्शियम जो है फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर ये बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक हो गया जी। आगे साल्ट्स की जो है वो कुछ आ जाती हैं करैक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको पता है कि साल्ट्स जो है ना ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बेसिकली। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये साल्ट्स पे ज़्यादातर ये मोस्टली साल्ट्स होते हैं। ये सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने ये भी पढ़ा था कि इनकी क्रिस्टलाइन शेप होती है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में ये होते हैं। उसके बाद इनकी एक और नई प्रॉपर्टी जो आज आप पढ़ेंगे कि ये जो साल्ट्स होते हैं इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। ये वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो इनकी जो शेप होती है क्रिस्टल की उसको मेंटेन करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5 ही हैं, 5 जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच होते हैं। इसी तरह अगर कैल्शियम सल्फेट, इसका दूसरा नाम है जिप्सम, जो जिप्सम है ये इसका दूसरा नाम है। तो कैल्शियम जो सल्फेट है इसके साथ आप 2H2O लगा दें तो कैल्शियम सल्फेट के जो जितने भी साल्ट के क्रिस्टल होंगे ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जो इसकी क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करते हैं। सो वाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट इन साल्ट्स? These water of crystallization are responsible for the maintenance of the shape of crystal in salts। ठीक है, ये अलग से एक शॉर्ट बनता है। यहाँ पे आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद आ जाता है एक पॉइंट कि साल्ट्स जो है ना दे आर ऑलवेज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल क्यों होते हैं? ठीक है, वाई साल्ट्स आर न्यूट्रल, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा और इसका आंसर आपने अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक के ऊपर लिखना है। ठीक है, तो साल्ट्स जो है ये न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तो चार्जेस भी होते हैं, दोनों चार्जेस होते हैं, ठीक है, और इनमें आयंस भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल क्यों होते हैं? न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जो आयंस होते हैं ये अनइक्वल होते हैं। अब ये कैसे है ये मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास एक साल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट का, बुक पे ये एग्जांपल नहीं है, आपने अपनी बुक पे साइड पे इस पॉइंट के साथ ये लिख लेना है कि ये कैसे ये इक्वल चार्जेस और अनइक्वल आयंस क्यों हैं। ठीक है, वो यहीं से इसी सॉल्ट से आपको क्लियर होगा। ठीक है, कैसे होगा कि जब आप इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसके आप आयंस बनाएं तो इसमें 2 एल्युमिनियम के आयंस बनेंगे और उस पर आयन जब बनता है एल्युमिनियम तो उस पर चार्ज आता है +3 का। सल्फेट का आयन बनाएंगे तो 3 सल्फेट के आयन बनेंगे। अब आयंस की तादाद देखें तो एल्युमिनियम के 2 हैं और सल्फेट के 3 आयंस हैं। सो ये अनइक्वल आयंस हैं। इसके नंबर ऑफ़ आयंस 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ आयंस 3 हैं। साल्ट के अंदर जो आयंस हैं वो अनइक्वल हैं, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज एल्युमिनियम पे चूँकि ये 2 आयंस हैं, नेट चार्ज 2 3 6 +6 बन जाता है एल्युमिनियम पे। सल्फेट पे नेट चार्ज देखें तो -2 चार्ज है, 3 आयंस हैं तो 3 पे नेट चार्ज आ जाएगा
-6 का, तो +6 -6 कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, देयरफॉर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो बन जाता है। ज़ीरो चार्ज होने की वजह से आपने कहा ये साल्ट जो है ये क्या है, न्यूट्रल है। समझ आ गई। इसी तरह आप यही एग्जांपल, इसी तरह की एग्जांपल एक ले लें, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, इसके आइंस बनाए 3 कैल्शियम के आइंस बनेंगे और 2 फॉस्फेट के आइंस बनेंगे। ठीक है, अब इसमें आइंस देखें तो इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, अनइक्वल आइंस हैं, लेकिन जो चार्ज है वो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है हर एक के। तो इसके देखें 3 2 6 +6 बन जाते हैं, और इसके 2 3 6 -6 बन जाते हैं, तो नेट चार्ज ज़ीरो हो रहा है, इसलिए ये न्यूट्रल है। ठीक हो गया। न्यूट्रल होने की वजह से आप कहते हैं साल्ट जो है ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो NaCl है, ये +1 है, तो ये -1 है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन आइंस की बात अगर देखें तो इसमें आइंस भी उतने ही हैं जितने चार्ज हैं, लेकिन वो चूँकि अपोजिट चार्ज हैं इसलिए वो कैंसिल हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ आइंस देखें तो इसमें 2 आइंस हैं। क्लियर होगी बात। एक आइन पॉजिटिव है, एक आइन नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो साल्ट्स होते हैं उसमें आइंस की तादाद जो है वो डिफरेंट है। जो पॉजिटिव आइन है वो 2 हैं और नेगेटिव आइन 3 हैं, इसलिए अनइक्वल है, लेकिन चार्जेस जो है वो सेम होने की वजह से आपने इनको न्यूट्रल का नाम दे दिया। अब मैं बुक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। बुक में आपने साल्ट्स को जो है वो डिफ़ाइन करना है, और डिफ़ाइन करके इनकी डेफिनेशन राइट करनी है। ये देखें, पहली डेफिनेशन साल्ट की जो है ये वाली है, न्यूट्रलाइजेशन वाली, और दूसरी डेफिनेशन ये वाली है। ठीक हो गया जी। तो दोनों तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मेटल से उसने एसिड के साथ साल्ट नेम बताए हुए हैं, ये भी आपने याद रखने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये वाला बन सकता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखें, एनी 2। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है और उसको लिखना है, कोई सी पहली 2 ही चाहे लिख लें आप। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बात नहीं थी कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है। उसके बाद ये वो थर्ड करेक्टरिस्टिक है जिसमें आपने क्वेश्चन लिखना है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो है इसका क्या फंक्शन है, वाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन सॉल्ट, या वाई सॉल्ट्स कंसिस्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन लिख के इसका ये सारा आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद वाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। अब इसमें देखिए उसने एग्जांपल नहीं दी, एग्जांपल मैंने जो बताई है वो लिखनी है। ठीक है, लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली एग्जांपल लिख लें। इसी तरह से आपने अपनी बुक के ऊपर लिखना है और इसके बारे में बता देना कि इसके नेट चार्ज जो है वो 0 है। क्लियर होगी बात। प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।